हेलो कैसे हैं आप सभी। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। अगर आप एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, राइट यूट्यूब चैनल है आप सभी की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, जो है एनआईएसएम 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशंस को लेकर एक कंप्लीट रोड मैप हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर हम एनआईएसएम 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो एनआईएसएम सीरीज 8 है वो डिफिकल्ट है, या मे बी आपको लगता हो कि आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, डोंट वरी। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सबसे पहले एनआईएसएम क्या है, एनआईएसएम के बारे में, एनआईएसएम 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस को लेकर बात करने वाले हैं। यानी सिलेबस में अभी कंप्लीट सिलेबस की अगर आपको और वीडियोस चाहिए जिसमें टॉपिक सब कुछ हम आपके साथ में डिस्कस करें, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद में एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंप्लीट रोड मैप क्या रहने वाला है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि एनआईएसएम क्या है। अगर एनआईएसएम के बारे में फर्स्ट टाइम पहली बार कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि एनआईएसएम क्या है। तो एनआईएसएम का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको स्टेब्लिश किया गया है सेबी के द्वारा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको स्टेब्लिश किया है। तो जो एनआईएसएम है उसको हम कह सकते हैं कि सेबी एजुकेशनल आर्म है यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना करियर एनहांस करना चाहते हैं, या आप किसी और लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करना है, तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो एनआईएसएम है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, एंड इसके साथ साथ एक जो प्रोफेशनल्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट में उसको क्रिएट करने के लिए। जैसे आजकल आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि सिक्योरिटीज मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल के थ्रू सजेशन देने आते थे, ये शेयर परचेज कर लो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसा कर लो, है ना। इस तरह के बहुत सारे आपने रिकमेंडेशन देखे होंगे। लेकिन सेबी ने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं सिर्फ वही एडवाइस दे सकते हैं और किसी को अलाउ नहीं है। तो ये है सेबी का एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट में नॉलेज एनहांस करने पर के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए, अगर आप फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उसमें करियर बनाना चाहते हैं, अगर फाइनेंशियल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें एनआईएसएम 8 क्यों करना चाहिए, तो आज हम एनआईएसएम 8 के बारे में बात करने वाले हैं कि एनआईएसएम 8 हमें क्यों करना चाहिए, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले उसके पीछे दो मेजर रीजन हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट रीजन है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे जरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, और शेर खान है, ठीक है, और कई तरह के ब्रोकर्स इंडिया में हैं। अगर आप उनके पास में एज ए डीलर के तौर पर काम करते हैं, अगर आप एज ए डीलर के तौर पर वहां पर रोल प्ले करते हैं, तो इसके लिए आपके पास में एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है सेबी की तरफ से। और उसके बाद में अगर आप ऐसे सब ब्रोकर भी रोल प्ले करते हैं तो आपके पास में ये सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है। इट मीन्स अगर आप कहीं पर भी एज ए जॉब कर रहे हैं जहां पर आपको शेयर्स में, सिक्योरिटीज में डील करनी है, या आप एज ए सब ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर ये सर्टिफिकेशन आपके पास में नहीं है तो आप इन सब चीजों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सेबी अलाउ नहीं करता है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, फर्म है, ब्रोकर हैं, ठीक है, ये सब उन्हीं को हायर करते हैं जिनके पास में ये सर्टिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है। सेकंड, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज एनहांसमेंट एक कह सकते हैं कि इसमें जो एक रियल कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, फ्यूचर्स का, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, वो आपको समझ में आता है। देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करने जाते हैं, है ना, अगर हमें फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए।
और अगर हमें फाइनेंशियल मार्केट में जॉब करनी है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो हर लेवल पर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और वो कहां से आएगी, जब आप इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करेंगे। तो इसको पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अभी आगे चल के हम पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे नेक्स्ट यहां पर जो NISM 8 है वो वही क्यों, तो इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजन भी हैं। अगर हम NISM 8 की बात करते हैं तो इससे आपको नॉलेज गेन करने में तो हेल्प मिलती ही है। जो यहां पर इक्विटी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इसकी आपको एक स्ट्रॉन्ग मार्केट अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छी नॉलेज गेन होती है यहां पर। उसके बाद में अगर आप यहां पर एंट्री करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के फील्ड में, अगर आप अपने मान लेते हैं किसी ब्रोकर के पास में अपने एक डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा लिया, और वहां पर अगर आप शेयर्स भी परचेज करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, किस रेट पर मुझे शेयर परचेज करना चाहिए, कब मुझे सेल करना चाहिए, कौन सी कंपनी का शेयर मुझे परचेज करना चाहिए, इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हमें इनके बारे में मालूम ही नहीं है तो कैसे हम अगर हम अपना खुद का ही पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, अगर हम अपना पर्सनल ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब हमें इनके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। या अगर हमें अपने कस्टमर के लिए इन्वेस्टमेंट कराना है, दूसरों से इन्वेस्टमेंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी। तो यहां पर अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, एज ए बैंकर भी अगर आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो और उसके साथ साथ जैसे ही आपका रिज्यूमे तैयार होता है, जब आपका रिज्यूमे प्रिपेयर होगा तो वहां पर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, एक वैल्यू एडिशन के तौर पर काम करता है। इसको हम एज ए है ना, अगर इसको NISM 8 की हम लोग बात करते हैं, ये इसको एक ओनली एग्जाम मान के मत चलो, ये आपका करियर बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। और अगर आप एज ए बैंकर हैं और आपकी करियर में एक नई उड़ान लेकर आने वाला है, इससे आपको काफी कुछ पता चलेगा जो पहले नहीं पता था। उसके बाद में NISM 8 के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है यहां पर कि आपको इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव है यहां पर कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जैसे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्टॉक के ऑप्शंस, इंडेक्स के ऑप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में इंडाइसेस, जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग कैसे हैं यहाँ पर। उसके बाद में बैंक निफ्टी क्या होती है, ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग इंडाइसेस क्या हैं यहाँ पर, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से होती है। और जो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है वो है कि यहाँ पर आपको क्लियरिंग के बारे में पता चलेगा, सेटलमेंट के बारे में पता चलेगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, ऑपरेशनल जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पता चलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहां से मिलने वाली है। वहीं पर अगर मैं ऑब्जेक्टिव 4 की बात करूं, आपको यहां पर जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है डेरिवेटिव को लेकर इंडिया में, उसको समझना होगा। वो आपको एक अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके क्रिएट होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ NISM 8। तो इसका मतलब है ये जो ओनली थ्योरिकल एग्जाम नहीं है, यहां पर प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजों का मिक्सअप बनता है, दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं यहां पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये एग्जाम दे कौन सकता है, इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड आपके भी माइंड में आ रहा है होगा कि क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं। तो सबसे पहली बात, आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, NISM ने यहां पर कोई भी क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं की है इस एग्जाम के लिए। इट मींस ये एग्जाम कोई भी दे सकता है यहां पर, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई ग्रेजुएट है, चाहे वो कोई बैंकर है, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है, तो एवरीवन इसके लिए एलिजिबल है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। देखिए इस NISM 8 में, यानी जो इक्विटी डेरिवेटिव से रिलेटेड एग्जाम है, यहां पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। समय आपको सॉरी 2 आवर्स का मिलने वाला है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा यहां पर।
ठीक है, यानी 2 आवर्स का मतलब है 120 मिनट्स। 120 मिनट मिलेंगी इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, इस एग्जाम के लिए आपको। क्या एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर? क्या कोई नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी इस एग्जाम में? तो आंसर होगा यस। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है 25%। इट मींस एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है यहां पर। यानी जिस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर टिक कर रहे हैं, आपकी उसमें 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। यहां पर जो पासिंग मार्क्स हैं वो 60% रखे गए हैं, 60% नंबर आने चाहिए यहां पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होने के बाद में। तो ये एकदम क्लियर है यहां पर कि गैस वर्क यहां पर काम नहीं चलेगा। आप गैसिंग वर्क के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि मैं, है ना, गैस करके आ जाऊं और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सेकंड, जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, एंड जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड कॉन्सेप्ट आपके वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसके लिए आप NISM सर्टिफिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यहां पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम होने वाला है, काफी कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि हमें पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमें आते हैं, जिसमें हमें आंसर 100% पता है। तो पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पास हो जाएंगे ये नहीं है। अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और 90 में से 90 करेक्ट हैं तो काम चल जाएगा। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 80 में से 80 करेक्ट है, काम चल जाएगा। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 70 में से 70 करेक्ट है, चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे गलत हो ही जाते हैं, कितना ही आप एक्यूरेसी ध्यान में रख लो, 2-4-5 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। और आपका 60+ स्कोर बड़े आराम से हो जाएगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था मैं चैप्टर के नाम बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको मिलेंगे 10 चैप्टर, 10 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जिसमें डेरिवेटिव के बेसिक्स आपको समझने को मिलेंगे, इसका वेटेज एग्जाम में 10 मार्क्स का है। चैप्टर 2 जिसमें जो इंडेक्स है उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी, इसका वेटेज एग्जाम में 5 है। चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, तो इसका जो वेटेज है वो एग्जाम में 20 है। उसके बाद में चैप्टर 4 जिसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो इंट्रोडक्शन है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सारे आ जाएंगे, इसका वेटेज 20 है। उसके बाद में चैप्टर 5 जिसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी इक्विटी फ्यूचर्स को लेकर, इक्विटी ऑप्शंस को लेकर, इसका वेटेज एग्जाम में 10 रहेगा। चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रेडिंग मैकेनिज्म, इसका जो वेटेज है एग्जाम में वो 10 रहने वाला है। चैप्टर 7 क्लियरिंग सेटलमेंट और रिस्क मार्केट मैनेजमेंट, इसका वेटेज 10 रहेगा। उसके बाद में चैप्टर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इसका वेटेज रहेगा 5। चैप्टर 9 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इसका वेटेज रहेगा 5। उसके बाद में चैप्टर 10 सेल्स प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मीजर, इसका वेटेज रहेगा 5। तो ऐसे करके आप जब यहां से आप टोटल निकालेंगे तो ये हो जाता है 100। तो किस चैप्टर का कितना वेटेज है एग्जाम में, ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहां पर रहेगी और इसी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चलना है। चलिए, उसके बाद में ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे जो NISM सर्टिफिकेशन का एग्जाम देने जाते हैं वो मिस्टेक करते हैं, वो गलती करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो एग्जाम आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिस्टेक्स को बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि जिस भी क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूं मुझे 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा आंसर करेक्ट है। उसके बाद में कई बार जो फॉर्मूलाज हैं उनको मेमोराइज कर लेते हैं, यहां पर उनको समझे बिना, तो रट्टाफिकेशन नहीं चलेंगी, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा एंड फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस के साथ में आपको अलाइन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो जो ग्रीक्स हैं उनको स्किप कर देते हैं। तो ये जो ग्रीक्स हैं आपको स्किप नहीं करने हैं। तो अब माइंड में क्वेश्चन है कि ग्रीक्स क्या हैं? तो ग्रीक्स का मतलब है कि कुछ रिस्क मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स जब आप हमारे साथ में कनेक्ट होकर प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है, रो है, एंड ऑप्शंस प्राइसिंग जो मॉडल्स हैं उस कैसे उसमें कैलकुलेशंस होता है, जो सेंसिटिविटी फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं यहाँ पर, जैसे प्राइस, टाइम, वॉलेटिलिटी, क्या इंपैक्ट आता है इनका। तो वो सब चीज़ें ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है,
ठीक है, तो ये जो है आपको समझना है। तो ये है ग्रीक्स, इनको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपको एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है, जैसे ऑप्शंस है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पे ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको स्किप नहीं करना है आपको, है ना। इन चीजों के ऊपर बहुत फोकस करना है। तो जो एग्जामिनर है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ट्विस्ट करके पूछता है कि आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है यहाँ पर। तो अगर मैं स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करूं, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जैसे आप बैंकर हैं, या आप किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ब्रोकर के पास में वर्किंग है, या किसी और फर्म में काम कर रहे हैं, किसी का, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, है ना, या आप स्टूडेंट हैं, आप, है ना। तो अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी। खास करके मैंने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लिया है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसका जो फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं, तो वो समय बढ़ा सकते हैं। कम से कम 2 से 3 घंटा डेली पढ़ना है यहाँ पर, एंड मॉर्निंग में, इवनिंग में टाइम निकालिए। उसके बाद में थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को कंबाइन करके चलना है। ओनली थ्योरी के भरोसे नहीं रहना है, ओनली एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भरोसे नहीं रहना है। डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद में क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है रेदर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी से काम नहीं चलता यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बिल्कुल भी क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो गोल्डन रूल है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, तो यहां से आपको जो सक्सेस है वो देखने को मिलेगी। तो फाइनल 5 टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं इन एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, नोट्स, जस्ट नोट्स बनाने, है ना, ओनली जिसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल प्रिपरेशन। तो ओनली सुपरफिशियल प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में जो ग्रीक्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। मॉक टेस्ट सीरियसली लेने हैं, मॉक टेस्ट में भी वैसा ही अपने अटैम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट को भी उसी तरीके से अटैम्प्ट कीजिए। मान के चलिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, एंड जो ओवर कॉन्फिडेंस है एग्जाम में वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करना है, एंड अपने आप को काम रखना है, फोकस रखना है। अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, अगेन आपको अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा। एंड मैं आपके साथ में पूरे 1 महीने की स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। फेज 1 में पहले 10 डेज, पहले 10 दिन में आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। अगले 10 डेज 2 चीज़ों के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि 40% वेटेज एग्जाम में इसी का है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फिर उसके बाद में 5 दिन जो स्ट्रेटजीज और ग्रीक्स वर्ड हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनके ऊपर काम करना है। फिर नेक्स्ट 5 डेज रिवीजन करना है, और डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। जो सबसे ज़्यादा फोकस है पे ऑफ जो डायग्राम है उनको जरूर ध्यान से स्टडी कीजिए, हेजिंग कॉन्सेप्ट को समझिए, जो ग्रीक्स हैं उनको समझिए। ये स्कोरिंग एरियाज हैं, अगर आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की जो पूरी टीम है वो आपके साथ में कनेक्ट रहने वाली है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेडिकेटेड है एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के लिए, ये यूट्यूब चैनल एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो लगातार हम आपको बहुत सारे जो एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस हैं उनकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं, उनकी तैयारी कराने वाले हैं, उनके बारे में आपके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। और वो आपके बैंकिंग करियर, फाइनेंस करियर, है ना, और जो इक्विटी मार्केट में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम यहीं पर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।